नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल इन नए कानूनों को लाने का मकसद ये है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी और साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी और तो और आपराधिक कानूनों में सुधार होगा। इन कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 नए कानून लाए गए हैं जो कि न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे। ऐसे में आने वाली 1 जुलाई कई मायनों में बहुत अहम है क्योंकि 1 जुलाई से कानून प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इन 3 नए कानूनों से आपके जीवन में बड़े बदलाव भी नजर आएंगे। कैसे हैं ये 3 नए कानून, क्या पड़ेगा इससे आपके जीवन पर असर, इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही इस पर हम विश्लेषण के साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि इन नए कानूनों से क्या बदलेगा और कैसा फर्क न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आपको इन कानूनों के बारे में बताते हैं कि आखिर ये कानून हैं क्या। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कानून कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये है वो 3 कानून जो 1 जुलाई से लागू होंगे और ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। हमारे इस जो खास कार्यक्रम है उसमें हम एक एक कानून की बारीकियां आपको बताएंगे कि कैसे ये कानून आपके लिए किफायती होंगे और कैसे न्याय प्रक्रिया में इससे मजबूती और तेजी आएगी, कैसे समस्याओं का समाधान तेज गति से होगा और कैसे आपको समय पर न्याय मिल पाएगा। इन सब बिंदुओं पर हम विश्लेषण करेंगे। पिछले शनिवार और रविवार को हमने आपको पहले कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे कानून जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस कानून को भारतीय दंड प्रक्रिया यानी कि सीआरपीसी को बदलकर 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून की। तो ये कानून कितने महत्वपूर्ण हैं इस पर हम तमाम बिंदुओं पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल किशोर यादव जी हैं जो कि निदेशक हैं केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी के। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ आपको बताएं कि हमारे साथ यहाँ पर देवव्रत यादव भी जी जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ देर बाद सुधांशु कुमार शशि जी जुड़ेंगे जो कि निदेशक हैं न्यायिक एकेडमी रांची के, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हैं कि हम जब देख रहे हैं कि हम जब इन कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कानून आखिर हैं क्या। आइए हम आपको अब बताने की कोशिश करते हैं कि ये कानून कैसे हैं और क्या इनसे आपके ऊपर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हमारे साथ और हम आपको अब बताते हैं कि किस तरह से ये जो कानून है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं और क्या कुछ इसमें आपके लिए खास होने वाला है। साफ तौर पर पिछले हफ्ते हमने आपको पिछले शनिवार और रविवार को पहले कानून के बारे में बताया था और अब की बार हम दूसरे कानून के लिए आपको अब बताएंगे कि यहां पर दूसरे कानून में क्या कुछ आपके लिए खास है, कैसे सीआरपीसी को अब बदला जाएगा और सीआरपीसी को बदलने के बाद क्या कुछ इसमें नजर आएगा। तो आज हम आपको इन सब से रूबरू कराएंगे और क्या महत्वपूर्ण बदलाव है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नजर आएगा। तो ऐसे में अब की बार ये जो नए 3 कानून हैं उसमें हम दूसरे कानून पर आज हमारा फोकस है। दूसरा कानून क्या कहता है आप इसको समझिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो दूसरा कानून है इसको सीआरपीसी के बदले लेकर आया गया। 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून? 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीआरपीसी को अब बदलकर इसको लेकर आया गया है। महत्वपूर्ण प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए किए गए हैं। जो विचाराधीन कैदी हैं उनके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण प्रावधान यहां पर किए गए हैं यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस कानून से जांच प्रक्रिया और फैसलों में अब तेजी आएगी। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो पुरानी न्याय प्रक्रिया थी उसमें और ज्यादा तेज गति लाने के लिए अब की बार यह नया कानून बहुत महत्वपूर्ण है। 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। फॉरेंसिक जांच इसलिए भी अनिवार्य की गई है, पहले हमने देखा था कि इस तरह की स्थितियां नहीं थी, लेकिन अब 1 जुलाई के बाद
से ऐसी स्थितियां होंगी वहां पर 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं हो रही थी, यानी कि हम डिजिटली इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम इसको यहां पर देख पाएंगे कि यह डिजिटली भी कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों और डिजिटल सबूतों को अब इसमें मान्यता मिलती हुई नजर आएगी। डिजिटल सबूत जो पहले उतने मान्य नहीं थे, लेकिन अब इनको वहां पर जगह मिलती हुई नजर आएगी और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अहम परिवर्तन इसमें है वो क्या क्या होने वाले हैं। न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो सीआरपीसी में था और अब की बार जो हम देख रहे हैं इस कानून में नागरिक सुरक्षा संहिता की बात जब हम करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सीआरपीसी से ज्यादा धाराएं इस कानून में होगी और ये धाराएं हमने देखा था कि आईपीसी में कम की गई थी। आईपीसी के बदले जब हमने न्याय संहिता की बात की थी तो वहां पर कम थी, लेकिन यहां पर जो धाराएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस कानून में 531 धाराएं होंगी, जो हम कह सकते हैं सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उससे यहां पर ज्यादा होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कानून की 170 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। तमाम ऐसी धाराएं हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव बहुत अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि न्याय प्रक्रिया में तो तेजी आएगी, साथ ही साथ मजबूती भी प्रदान करते हुए नजर आएगी, तो इसलिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और 39 नई उपधाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। ये धाराएं अपने आप में जो जोड़ी गई हैं, ये तमाम फैक्टर्स इनको गिनाएंगी और जो तमाम आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसको किस तरह से और सुचारू व्यवस्था की जा सके उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगी। 44 नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, 14 धाराएं इसमें से हटा दी गई हैं। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो जोड़ी भी गई हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, लेकिन कई धाराएं ऐसी हैं जैसे कि 14 धाराएं ऐसी हैं जो इसमें से हटाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह अहम परिवर्तन है जो हम मौजूदा कानून सीआरपीसी और उसके अलावा जो हम अब की बार नागरिक सुरक्षा संहिता में देख पा रहे हैं। अदालतों का जो बोझ है वो घटेगा, क्योंकि साफ तौर पर जब हम देख रहे हैं कि तेजी से जो प्रक्रिया होगी उससे अदालतों का बोझ घटता जाएगा और अदालतों से 30 दिनों के भीतर फैसले आएंगे। ये एक समय सीमा तय कर दी गई है। समय सीमा बहुत जरूरी थी क्योंकि पहले बहुत लंबित मामले थे जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस बहुत सारे हो जाते थे। अब उसमें बहुत तेजी से बदलाव होता हुआ नजर आएगा। बदलाव के बाद सत्र अदालतों के 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े पेश करेंगे, क्योंकि 40% से अधिक अगर हम देख रहे हैं कि जो केस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, तो आप खुद समझिए और खुद सोचिए कि कितनी तेज गति से यहां पर काम होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 3 साल तक की सजा वाले अपराधों पर समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए भी हम देख रहे हैं क्योंकि लगातार हम देखते हैं तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें समरी ट्रायल देखा जाता है। वहां पर ये 3 साल तक की सजा के लिए ये समरी ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय होगी। आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट जब हम देख रहे हैं कि वो जो दाखिल करने की बात जब निकलकर सामने आती है तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक तय समय सीमा रख दी गई है और यही तय समय सीमा है जो न्याय की प्रक्रिया को और ज्यादा दुरुस्त और मजबूत करती हुई नजर आएगी। न्याय जो है वो बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। 60 दिनों में अदालतों द्वारा तय होंगे आरोप। ये भी एक तय समय सीमा कर दी गई है कि 60 दिन के अंदर आरोप तय होने हैं और इसी के बाद जो आगे की न्यायिक प्रक्रिया है उन पर जोर दिया जाएगा और वो और तेज गति से चलती हुई नजर आएंगी। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बहस या सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के अंदर अदालतों को अपना फैसला देना होगा। ये फैसला 30 दिनों के अंदर जब पूरी सुनवाई हो जाएगी उसके बाद आपको देना होगा। तो अदालत को जब ये समय सीमा एक बांधी गई है तो कहीं ना कहीं समय सीमा जो है वो उसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर ये फैसला देना होगा। फैसले की जो प्रति है वो 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का भी नियम अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये तमाम बड़े और छोटे चेंजेस हैं जो लगातार इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो सीआरपीसी और इसमें जो बदलाव है उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देश में 5 करोड़ से ज्यादा मामले अभी भी लंबित हैं और ऐसे में इनमें से तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख मामले ऐसे हैं जो ट्रायल कोर्ट में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ यहां पर बदलता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर ये जो मामले हैं, जो लंबित मामले पहले से पड़े हुए थे, अब उनको बहुत तेज गति से उनका निपटारा हो सके, इसके लिए ये तमाम जो बिंदु हैं वो हम आपके सामने लेकर आए और हम इसको आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कितनी गति के साथ अब तेज होता जाएगा और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेजी आती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत कुछ अब की बार कह रहे हैं। तो ऐसे में आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं, उनसे हमने आपका परिचय तो कराई। सबसे पहले अनिल किशोर यादव जी, सर आप ही के पास आऊंगा और हमारे साथ अब हमारे एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, सुधांशु कुमार शशि जी जुड़ चुके हैं जो कि निदेशक है न्यायिक एकेडमी रांची झारखंड से। बहुत स्वागत सर आपका। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो अनिल किशोर यादव जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि जांच प्रक्रिया में हमने देखा है कि अब जो है वो
आपको क्या लगता है कि कितनी सुलभता और कितनी यहाँ पर सुगमता आती हुई नजर आएगी? क्योंकि साफ तौर पर ये जो प्रणाली है वो कानून व्यवस्था को बहुत तेजी से बदलने में कारगर साबित होगी। इस प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से आने वाले समय में महिलाओं के लिए खासतौर पर अगर हम बात करें तो क्या आपको नजर आता है कि लोग इसे कैसे समझें और कैसे ये एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है? थैंक यू गौरव जी, नमस्कार, जय हिंद जी। ये प्रक्रिया से संबंधित कानून है और ये नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका इस तरह से नामकरण किया गया है। तो इसका जो जोर है, जो हमारे विधि निर्माताओं का, लॉ फ्रेमर्स का, कानून बनाने वालों का, सरकार का, इस पर जोर है कि सभी नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने की दृष्टि से जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाया जाए। तो सबसे पहले जैसा आपने बताया है, मुख्य बिंदु आपने कवर किए हैं। तो इसमें जैसा आपने महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं के बारे में एक तो जो हमारी जो एफआईआर करने के लिए यहाँ थाना पर या पुलिस की जो और संस्थाएं वहाँ तक जाने की जो बाध्यता रहती है, इसके बजाय अब EFIR का प्रावधान है जी। जो धारा 173 है उसमें पहले 154 CRPC में होती थी, अब वो धारा यहाँ 173 है जिसके अधीन FIR दर्ज की जाती है। तो FIR के लिए आपको थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, उनके माध्यम से आप अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो EFIR की व्यवस्था है। और ज्यूरिडिक्शन का बहुत ज़्यादा इस तरह का विवाद होता था कि जो पुलिस अधिकारी थाना के हैं कुछ उतने ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी विवाद खड़ा कर देते थे कि भाई हमारे ज्यूरिडिक्शन, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, इस थाना का मामला है, वहाँ जाइए या उस जगह का है। तो इसको दूर करने के लिए ज़ीरो एफआईआर पहले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सतविंदर कौर बनाम NCT दिल्ली में, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एडवाइजरी भी जारी रहते थे। लेकिन अब ये कानून की मुख्य संहिता में आ जाता है। अब इससे 173 में मुख्य संहिता में आने की वजह से इसका अनुपालन पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकेगा। तो ज़ीरो एफआईआर के अधीन ये है कि आपको मजबूरी नहीं है कि उसी थाना क्षेत्र में ही आप हैं। वो थाना क्षेत्र कोई भी हो, संबंधित थानाध्यक्ष को, ऑफिसर इंचार्ज को वो एफआईआर नंबर एफआईआर का जो बढ़ते क्रम में होता है साल का, उसके बजाय 0 नंबर दे देंगे और उसके बाद जो संबंधित थाना जिसके क्षेत्राधिकार में पड़ता है उसके पास विधिवत ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे आगे कार्रवाई हो सके। ठीक है। देवव्रत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब देख रहे हैं कि अब की बार जो ये जो पूरी न्याय प्रणाली है इसमें बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। इस न्याय प्रणाली को अगर हम देखें तो केस लड़ने में अब की बार कितना ये मददगार साबित होगा उन अधिवक्ताओं के लिए, जो हमने देखा है कि तमाम जो पूरी तैयारियों के साथ जाते हैं कोर्ट में और वहाँ पर न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, तमाम फैक्टर्स रखते हैं, सबूत रखते हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है कि इस जो कानून है और वो CRPC की जो हम बात कर रहे थे, क्या बड़ा फ़र्क आपको इसमें नज़र आता है? और कैसे जो आप लोग केस लड़ते हैं या जो केस की जो हम देखते हैं कि वहाँ पर केस लड़े जाते हैं, उसमें कितना बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है? धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले जब केस हम लोग वहाँ पर लड़ते हैं तो जो अभी तक कई बार ऐसा भी होता था कि जो हमारे अधिवक्ता बंधु थे वो लोग वहाँ पर केस की कई बार तैयारी नहीं करके आते थे, या कई बार किसी और कमी की वजह से वो जो है केस में एडजर्नमेंट ले लेते थे। तो अब BNS में हमारे एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है जिसमें यह है कि अब मैक्सिमम जो है सिर्फ 2 बार एडजर्नमेंट लिया जा सकता है। अगर 2 बार से ज़्यादा बार आप एडजर्नमेंट लेते हैं तो उसमें मजिस्ट्रेट को भी रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इस वजह से आज आपने केस नहीं कर पाया। पहले या अभी भी ये चलता है कि अगर एडवोकेट कोर्ट में नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसका मुकदमा किसी दूसरे कोर्ट में लगा हुआ है, तो वो एक एडजर्नमेंट इस ग्राउंड पे पहले मिल जाता था कि आप मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मेरा केस कहीं दूसरी जगह चल रहा है। तो अब इस ग्राउंड पर भी एडजर्नमेंट जो है BNS ने लेने के लिए सख्त मनाही है उस तरह से। तो जब एडजर्नमेंट बार बार हम नहीं सीख कर सकते हैं तो उससे फिर केस का निपटान भी जल्दी होगा, जिससे ज़्यादा जब केस के निपटान होंगे तो कोर्ट का जो डॉकेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा उसकी वजह से। और कोर्ट और जब डॉकेट कम होगा तो 30 दिनों के अंदर जो फैसला देना है, जिसको मैक्सिमम 45 डेज के अंदर हमको जजमेंट देनी है, और उन 45 डेज के बाद जो है 7 डेज के अंदर हमको जजमेंट जो है वेबसाइट जो कोर्ट की E-डिस्ट्रिक्ट करके या E-कोर्ट्स करके वेबसाइट है उस पर हमको 7 डेज के अंदर अपलोड भी कर देनी है। तो इस तरह से जो है पूरा एक न्यायिक प्रणाली जो है पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया। ठीक है।
ठीक है, हमारे साथ सुधांशु जी भी जुड़े हुए हैं, सुधांशु कुमार शशि जी भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आप ही का रुख करूंगा और आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीआरपीसी और जो अब की बार नागरिक सुरक्षा संहिता, बहुत बड़ा बदलाव 1 जुलाई से आने वाला है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और न्याय प्रक्रिया की अगर हम बात करें, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो न्याय प्रक्रिया में अब की बार ये कितने बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने जी जो ये इसका नाम बदला है, इसका जो प्रोसीजर कोड से प्रोटेक्शन कोड लाया गया है, सुरक्षा संहिता जी, ये कोई जानबूझ के लाया गया है। और हम पाते हैं कि इसमें प्रोटेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिवलस लिटिगेशंस जी, जो झूठे मुकदमे होते थे और न्याय प्रणाली में न्यायिक समय जाता था, उसको कम करने का कोशिश किया है कि झूठे मुकदमे से बचा जाए। और इसमें सबसे बड़ा प्रोविज़न है कि पहले हमारे पास, पुलिस के पास ये नहीं था कि बिना एफआईआर किए हुए आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके धारा 153 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न आया है जी, जो पूरा बदलाव लाएगा कि पहले पुलिस को पावर दी गई है कि पहले वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें जिसमें सजा 3 साल से 7 साल की हो, और ऐसे ही केसेस में ज़्यादा फॉल्स केसेस आता था जी। और दूसरा, एक कंप्लेंट केस में भी आता था, हम पाते थे कि बहुत सारे फॉल्स कंप्लेंट फाइल होते थे। वहाँ भी इन्होंने कहा है कि कॉग्निजेंस से पहले राइट दिया है प्रपोज्ड एक्यूज्ड को कि उनको सुना जाए पहले, और उनको क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है कि जो भगौड़े हो जाते थे, केस को फ्रस्ट्रेट कर देते थे जी, उनके खिलाफ आया है नया प्रोविजन धारा 356 में, ट्रायल इन एब्सेंसिया जी। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। ये पूरी न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको समझने में, क्योंकि नया लॉ है, जजेस थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम ये आएगा, लेकिन ये जो इंटेंशन है ये बहुत ही वेलकम है, इंटेंशन है पार्लियामेंट बिल्कुल। का। और तमाम और ऐसे इससे अपराध अब की काफी बार हम कुछ देख रहे हैं कि जो criminal justice पहली बार system यहाँ में पर change आने इंट्रोड्यूस भी वाला है। किए गए हैं, तो ऐसे में तमाम बदलावों को लेकर 1 जुलाई आने वाला है। और साफ तौर पर ये जो कानून की अब की बार की जो प्रक्रिया है, इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। आप सभी बने रहे हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार लगातार हम चर्चा जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं, छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं।
अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम नए भारत के नए कानून पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको सीआरपीसी के बदले अब हम देखेंगे 1 जुलाई के बाद से। तो क्या कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। चलिए चर्चा की आगे इस चर्चा में बढ़ते हैं और अपने मेहमानों का रुख करते हैं। अब मैं अनिल जी आप ही का रुख करूंगा और शुरुआत भी मैंने आप ही से की थी। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो घोषित अपराधियों की संपत्ति को कुर्की का जो अब की बार का जो प्रावधान है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब की बार देखा गया है कि अब ये जो कुर्की है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। क्या कुछ इसके मापदंड रहने वाले हैं और किस तरह से ये इसकी जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी 1 जुलाई के बाद से? ये नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 है जी, जो सीआरपीसी में धारा 82 है। इसमें जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं घोषित अपराधी, उसके बारे में प्रावधानों में बदलाव किया गया है। पहले भारतीय दंड विधान के 19 धाराओं का उल्लेख था, उसी के अधीन हम इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करते थे, लेकिन अभी इसको कह दिया गया है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा सज़ा, आजीवन कारावास, फांसी की सज़ा, सभी मामलों में ये घोषित अपराधी, फरारी अपराधी घोषित किए जाएंगे। और इसके जिसके जैसा कि सुधांशु साहब ने बताया, जो धारा 356 में ट्रायल इन एब्सेंसिया की बात है, अभियुक्त के फरार रहते हुए भी वो बाहर रह के मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है गवाहों को और ये करके, लेकिन अब हम 356 में उसकी ट्रायल कंप्लीट कर सकेंगे। तो जो घोषित फरारी अपराधी हैं उन्हीं की ट्रायल 356 में उनके अनुपस्थित रहते हुए भी होगी। वो देश से बाहर भी जाके छुप जाएं कहीं भी, लेकिन उनकी ट्रायल उनकी एब्सेंस में की जा सकेगी। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव विधि व्यवस्था और कानून के इकबाल पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। सुधांशु जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई, एक समय सीमा तय कर दी गई है कि इतने दिनों के अंदर ये जजमेंट होने वाला है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो न्याय प्रणाली में बहुत बड़े बदलाव की ओर तो इशारा कर रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो प्रोसीडिंग चलती है जिस वक्त, तो अगर उसमें भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी एक समय सीमा तय कर दी गई है, ये कितना चैलेंजिंग हो जाएगा उन अधिवक्ताओं के लिए जो लगातार केस लड़ते हैं, और कितना चैलेंजिंग ये नजर आएगा, क्योंकि साफ तौर पर उनको भी एक समय सीमा के अंदर उस चीज़ को बहुत जल्दी तरीके से उस केस को लड़ना होगा। जी देवव्रत जी, मेरा सवाल आपसे था। गौरव जी क्या जी ये क्या कहता है, हमारे यहाँ पे ये जो समय सीमा दिया गया है अभी नया हमारे बीएनएसएस में सामाजिक नागरिक सुरक्षा संहिता में, ये हमको लगता है कि सफिशिएंट टाइम है। 60 डेज का टाइम दिया गया है। जब पुलिस पेपर सप्लाई करते हैं तो विद इन 60 डेज अधिवक्ताओं को डिस्चार्ज अगर कराना चाहते हैं तो पिटीशन फाइल करना होगा, और हमको लगता है कि ये 60 डेज सफिशिएंट है जी। इससे ज़्यादा समय उन्हीं अधिवक्ताओं को लगता था जो ट्रायल को डिले करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे जजेज को भी इस न्याय संहिता में टाइम दिया गया है कि आपको विद इन 16 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑफ चार्ज आपको चार्ज फ्रेम कर देना है जी। इसी तरह से हमारे क्या कहता है, जगह जगह अगर कहीं आपको ऑब्जेक्शन है किसी डॉक्यूमेंट्स पे, आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको विद इन 30 डेज ही आपको चैलेंज करना होगा। उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे, आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। देवव्रत जी, जो आपको जजमेंट क्या कहता है जी, सुधांशु जी आऊंगा आपके पास। कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज आपको जजमेंट करना होगा जी जी। देवव्रत जी, आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी, तो कैसे चैलेंजेस सामने आएंगे और किस तरह से इसको फेस करना पड़ेगा? चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं हमारे जजेस के सामने भी आएंगे, क्योंकि आप देखें कि किसी भी दिन दिल्ली के किसी भी नॉर्मल कोर्ट में 80 से 90 मुकदमे लगते हैं। तो अगर 80 मुकदमे आप देखें कि तो एक महीने में आप देखें कि करीब करीब जो है आप 2000 के मुकदमे एक कोर्ट में एक महीने में लगते हैं जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जजेस के पास होगा, क्योंकि अब तय समय सीमा है कि आपको 30 दिन के अंदर जजमेंट देना है। तो अगर वो 2000 केसेस हैं और आप अगर अब जो नया बीएनएस में आया है तो आप सारी चीज़ों को मैक्सिमम लिमिट पे कि चार्जशीट आपको 60 दिन में फाइल करनी है, मैक्सिमम 90 डेज में फाइल करनी है। ट्रायल जैसे रेप का आपको 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। और तो अगर 2 महीने में आप ट्रायल कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको 30 दिन के अंदर, तो आप देखें किसी भी ऑफेंस में आप मैक्सिमम लिमिट लेके चलते हैं तो वो आप देखें कि 6 महीने से ज़्यादा या 4 से 6 महीने के बीच में जाके रुकेगी।
तो जो 2000 जजमेंट किसी एक महीने में होंगे, जो आपको 2000 जजमेंट किसी जज के लिए भी लिख लेना अपने आप में बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग चीज हो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हमने गिनाए कि किस तरह से अब की बार जो नई प्रणाली है ये कानून की, वो अब की बार किस तरह से गति देती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका भी, सुधांशु जी आपका भी और देवव्रत जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो लगातार हम नए भारत के नए कानून को आपको समझाने की आसान भाषा में कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस कानूनों में जो प्रणाली है उसमें जो न्याय व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से और तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। साफ तौर पर हम इसको देख रहे हैं और आज का जो हमारा विषय था वो था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर, जिसको सीआरपीसी के बदले 1 जुलाई से अब इसे लागू किया जाएगा। हम शनिवार और रविवार तमाम कानूनों को लेकर, जो ये 3 नए कानून हैं, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो आप कल भी हमारे साथ बनिएगा और साफ तौर पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो और बड़ी बातें हैं, जो और बड़े विश्लेषण हैं, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ फिलहाल नए भारत के नए कानून में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी